वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम जहाँ पर अंत किए थे पिछले लेक्चर का वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन अंपायर के बारे में, यानी कि मौर्य अंपायर के बाद क्या होगा, कौन से वंश का स्थापना होगा, ठीक है। और उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुंग वंश सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वंश कैसे आया, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे शुंग वंश को, या फिर इसको शुंगा वंश भी कहते हैं, शुंग वंश लिख देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में शुंगा लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि शुंग वंश जो है ना, ये मौर्य अंपायर से काफ़ी छोटा था। तो बाकी क्षेत्र में बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हो गए, ठीक है, साकास, पार्थियंस, कुसाना, ये सब लोग बाहर से भी आएंगे, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान उस वाले रीजन को कब मतलब वहाँ पर राज करेंगे। और इस तरफ यानी कि यूपी बिहार का जो क्षेत्र है और बाकी जो रेस्ट ऑफ मौर्यन अंपायर है, वहाँ पर शुंग वंश का स्थापना होगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि इस वंश का स्थापना किस तरह से होगा और ये कब होता है। तो सबसे पहले 185 में जब अंत होगा मौर्य अंपायर का, उसी समय यहाँ पर अंतिम जो शासक था मौर्य अंपायर का, ये था बृहद्रथ। और इसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सेनापति जो था, ये इसको मार के खुद यहाँ पर अपने वंश का स्थापना कर देगा मगध पर। तो यानी कि इस तरह से शुंग वंश का यहाँ पर स्थापना होता है। अब इसके अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर ये ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते थे, और ये ब्राह्मणवाद को ऑब्वियस सी बात है बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर इस समय जो पहले इससे पहले जो मौर्य वंश थे वो लोग फॉलो करते थे बौद्ध धर्म को। तो यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को काफ़ी मतलब तादाद में उसका नरसंहार करा गया था। इस समय काफ़ी बौद्धों को मारा गया था। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात, ये बृहद्रथ का सेनापति था। अब ये जो है ना, अपने टाइम पर अपने आप को सेनानी कहते थे, और उस मतलब सेनानी का उपाधि भी लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे थे और यवनों के आक्रमण को भी विफल किया इसने। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लो टर्म है अश्वमेध। एक तरह का यज्ञ होता था ये। अब समझते हैं ये अश्वमेध यज्ञ क्या है जो इसने करवाया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें जो है ना, जैसे मान लो कि आपका ये एक राज्य है, ठीक है, और ये आपका पड़ोसी राज्य है। मान लो ये आपका राज्य है और ये आपका बी वाला पड़ोसी राज्य है। अब यहाँ पर क्या होता था कि अगर मान लो कि ए को बी पर कब्जा करना है, तो कब्जा अगर मान लो बिना युद्ध का करना है, और अब यहाँ पर ए काफ़ी पावरफुल है, तो यहाँ पर ये अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। और इसके तहत यहाँ पर एक घोड़े को इस क्षेत्र में भेजेगा, ठीक है। कुछ रिचुअल्स पूजा पाठ करके यहाँ पर कुछ सैनिकों के साथ में इसको भेजते थे। सैनिक यहाँ पर घोड़े को कुछ भी नहीं करते थे, बस वो सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहते थे साथ साथ में। अब यहाँ पर देखो, घोड़ा जितना दूर जाएगा, मान लो कि इतना दूर चला गया इस क्षेत्र में, तो यानी कि ये क्षेत्र जो है ना, ये ए का हो गया। अगर यहाँ पर घोड़ा वापस आ गया तो, लेकिन अगर मान लो इस घोड़े पे इस राज्य का झंडा भी लगा हुआ रहता था, अगर इस घोड़े को यहाँ पर भी साम्राज्य का राजा अगर मार देगा, तो इन दोनों के बीच में युद्ध यहाँ पर तय है। यहाँ पर ए फिर पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। यानी कि दोनों को युद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो जीतेगा वही दोनों यानी कि इस दोनों राज्य पर कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ काम करता था उस समय। तो ये अपने समय पर 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और ये कुछ मामूली चीज़ नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पावरफुल राजा इसको करवा पाते थे, कि ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई कमज़ोर राजा इस यज्ञ को करवा रहा है, और मान लो सामने वाले के राज्य में भेजा और वहाँ पर उसको मार दिया, तो वहाँ पर वो अब यहाँ पर चुप नहीं रह सकता, ठीक है। उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, और युद्ध में हारेगा तो वहाँ पर जो उसके पास है वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ सबको ही नहीं करवा पाते थे। अब यहाँ पर इसके मृत्यु के बाद, पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद, इसका पुत्र यहाँ पर अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बन जाता है। और इस वंश का जो अंतिम शासक था ये था देवभूति। अब यहाँ पर जो अग्निमित्र है, इसका यहाँ पर वर्णन और मालविका का वर्णन यहाँ पर मिलता है। मालविकाग्नित्रम जो नाटक है कालिदास का, तो इसमें यहाँ पर शुंगा वंश के बारे में कुछ यहाँ पर हमको मिलता है इन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरह से शुंग वंश का अंत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कण्व वंश या फिर कानवा है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं कानवा वंश का यहाँ पर स्थापना होगा। तो अब इसके बारे में देखते हैं।
कि ये कहाँ पर था और किस तरह से इसका यहाँ पर राज हुआ। तो कण्व वंश का स्थापना वसुमित्र के द्वारा यहाँ पर देवभूति की हत्या कर, देवभूति कौन है, ये आखिरी शासक है किसका, शुंगा वंश का, इसका यहाँ पर हत्या कर कानवा वंश का स्थापना करता है। वसुमित्र शुंगों के मंत्री थे। जिस तरह से पुष्यमित्र शुंगा जो था वो बृहद्रथ का सेनापति था, उसी तरह से यहाँ पर देवभूति का यहाँ पर सेनापति था वसुमित्र, और ये इसको मार के कानवा वंश का स्थापना करेगा। और यहाँ पर ये भी एक ब्राह्मण वंश ही था। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर रिलीजन ये फैक्टर नहीं था हटाने का, ठीक है, यहाँ पर बस अपने वंश को स्थापना करना था। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मार के कानवा वंश का स्थापना हो जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सातवाहना वंश का संस्थापक यहाँ पर फिर से, ठीक है, जिसका नाम है सिमुक, सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का स्थापना का अंत कर देता है यहाँ पर। तो कुशाना कौन है, तो ये डेक्कन के रीजन में इसका रूल रहता है, कुषाण वंश का। तो इसका कुछ क्षेत्र यहाँ पर बिहार का क्षेत्र भी इसके अंदर में आता था, इसलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कुशाना वंश के बारे में। तो इसमें जो है ना, देखो भारत आने वाले विदेशियों में कुशाना सबसे अंतिम थे। कहने का मतलब ये है कि हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि मौर्य अंपायर जब ख़त्म हो गया, मौर्य अंपायर के बाद, ठीक है, दो तरह के यहाँ पर भारत में शासन शुरू हो गया। एक तो वो जो बाहर से थे, है ना, यानी कि इन्वेडर कह सकते हैं इसको, यानी कि बाहर से, है ना, इन्वेडर्स। और एक यहाँ पर इंडिजिनस, इस तरह से कह सकते, यानी कि यहाँ पर देसी लोग, यानी कि जो भारत के ही थे, एक तो उसका रूल रहा, और यहाँ पर एक बाहर से आया, जिसमें कौन थे, हिंदी यूनानी जिसको इंडो ग्रीक से बोलते हैं, शक यानी कि साकास जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुशाना हो गया यहाँ पर अंतिम, और यहाँ पर एक और था पार्थियंस। तो इस तरह से कई सारे वंश यहाँ पर भारत में आते हैं, छोटे छोटे वंश, क्योंकि मौर्य अंपायर पूरे भारत मतलब एक ही वंश था और जो पूरे पर राज करता था, लेकिन इसके बाद छोटे छोटे कई सारे राज्य बन जाते हैं। तो इन्हीं में से यहाँ पर एक कुशाना है, ठीक है। और कुशाना कौन है, ये बाहर से आए थे। यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि कुषाण जो है ना, चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये चीनी लोग थे। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि वहाँ पर एक कह सकते हो कबीला, उस समय कबीला वगैरह हुआ करते थे, उसी से यहाँ पर ये आते थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कटफिसेस यहाँ पर कुषाण वंश के संस्थापक थे। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कनिष्क, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। अभी देखो इसके टाइम पर जो है ना, मतलब सबसे प्योर गोल्ड का यूज किया गया था कॉइन्स को बनाने के लिए। यहाँ पर कॉइन्स को बनाने के लिए, यानी कि सिक्के सब जो होते थे ना उस समय, उसको बनाने के लिए प्योर गोल्ड का यहाँ पर यूज किया गया था। तो कनिष्क के टाइम पर इसी के नाम पर आप यहाँ पर जानते होंगे एक ज्वेलरी का ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। कनिष्क को ही मॉडिफाई करके तनिष्क का नाम रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखना, सबसे प्रमुख इसके शासक कनिष्क हैं। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर था उस समय। अभी इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम है पेशावर। अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय इसका राजधानी था। जब ये बिहार के क्षेत्र में भी आ जाते हैं तो यहाँ पर इसका राजधानी मथुरा बन जाता है बाद में जाके, दोनों रहते हैं उस समय। तो यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता चला कि पेशावर जो है एक सिटी है पाकिस्तान का, इसका पुराना नाम पुरुषपुर था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया। कनिष्क के समय कांधार, इसको गांधार लिखा गया, कांधार और एवं मथुरा कला का विकास हुआ। दोनों जगह पर कला का काफ़ी विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में करवाया, कुंडलवन, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यानी कि तीसरा तक तो मौर्य एम्पायर के टाइम पर ही हो गया था, यहाँ पर चौथा कनिष्क के टाइम पर हुआ था, ठीक है, जो कश्मीर में करवाया था इसने। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर के पर शक संवत चलवाया था, ठीक है, शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य, मतलब एक छत्र शासन था। कहने का मतलब ये है कि यूरोप से, ठीक है, यूरोप से
जो यूरोप और एशिया के बीच में जो पहले व्यापार होता था ना, ये सिल्क रूट से होता था। अंग्रेज़ तो बाद में आए थे भारत ना, तो इससे पहले व्यापार हुआ करते थे। चाइना, इंडिया, ठीक है, यूरोप के साथ में जो भी व्यापार करते थे ये सिल्क रूट से होता था। ये इसमें आते थे अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया का जितना सारा देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब। यहाँ पर ये कोई एक रोड नहीं था, ये रोडों का नेटवर्क था, ठीक है, जिसको बोलते थे उस समय सिल्क मार्ग या फिर सिल्क रूट। तो इस पर जिसका उस समय कंट्रोल हुआ करता था वो पूरे व्यापार को कंट्रोल करते थे। तो इस समय जो है ना, यहाँ पर सिल्क मार्ग पर कुषाणों का कंट्रोल था। तो ये था कुषाण वंश। अब चलते हैं अगले वंश की तरफ। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य वंश के बाद जो आता है हमारा गुप्त वंश या फिर गुप्ता वंश। तो गुप्त वंश को दो पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसके बाद का टाइम और यहाँ पर इससे पहले का टाइम। तो वास्तविक जो है ना, स्थापना तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, लेकिन इससे पहले भी कहा जाता है कई सोर्स में कि गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में ही कर दिया गया था। और इसका रूल रहा था 240 से लेकर 280 ईस्वी पूर्व के बीच में। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं था, कुछ क्षेत्र में इसका शासन था, इसीलिए इसके बारे में उतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा ना कि फर्स्ट यहाँ पर रूलर, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही माना जाता है। यहाँ पर इसके जो उत्तराधिकारी थे श्री गुप्त का, ये था घटोत्कच गुप्त। यहाँ पर 280 से लेकर 320 ईस्वी तक चलेगा ये। अब यहाँ पर जो ये पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा का उपाधि लिया हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी के बीच में। तो गुप्त वंश का सबसे जो पहला वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने 320 में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यहाँ पर देख सकते हो, ये उस समय महाजनपद के टाइम पर पढ़े इसके बारे में, ये वही है। और इसके बाद ये प्रथम गुप्त शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज, यहाँ पर सिर्फ महाराजा है और यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि अब यहाँ पर ये जो है ना, वास्तविक यानी कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता वंश ये बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर फर्स्ट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, वो मौर्य एम्पायर के संस्थापक थे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट अलग है। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड भी आएंगे आगे। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पावरफुल जो इस वंश के राजा थे, ये थे समुद्रगुप्त। इसका रूल यहाँ पर देख लो 335 से लेके ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक इसका रूल चलेगा। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, है ना। नेपोलियन इसलिए कहा था कि ये अपने टाइम में एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था और अभी भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये कवि थे और ये अपने टाइम पर वीणा भी बजाते थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि इसके सिक्के पर इसका यहाँ पर जो है ना सबूत मिलता है, ये वीणा बजाते हुए दिखाई यहाँ पर देते हैं। इसके दरबारी का नाम हरिसेन था और यही इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, हरिसेन। अब यहाँ पर ये वैष्णव धर्म को मानते थे, तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिला है। तो यहाँ पर अश्वमेध का मतलब आपको हम समझा चुके हैं पहले भी, तो इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर लोग कराते हैं अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ को भी यहाँ पर आयोजित करवाया गया था इसके द्वारा। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कुछ हलचल होगा, जैसे कि इसके बाद जो है 375 ईस्वी में रामगुप्त इसके जो यहाँ पर उत्तराधिकारी थे, यहाँ पर इसके राजा बनने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ये योग्य शासक नहीं होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड इसको यहाँ पर मार कर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, फर्स्ट सबसे पहले फाउंडर थे, उसके बाद यहाँ पर सेकंड है, ये है ना, ये सेकंड है। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के बीच में इसका यहाँ पर शासन रहेगा। और अगर हम बात करें इसके कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को, है ना, यानी कि शाकास को पराजित कर 389 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद यहाँ पर ये चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि
के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये इसका भी उपाधि ले चुका था अपने टाइम पर। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुवी देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया, है ना। और इसके बाद यहाँ पर कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावीवती गुप्ता का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में इसका किया हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो इसके कह सकते हो नाती थे, वयस्क पुत्रों की संरक्षिता के लिए यहाँ पर खुद से शासन करने लगी थी। और उसी दौरान चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से यहाँ पर काठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लेता और उसको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता। तो इस तरह से ये अपने राज्य को बढ़ावा देता है और अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाता है। इसी के टाइम पर चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में आया हुआ था और ये लगभग 14 वर्षों के लिए यहाँ पर रहा। 399 से लेकर 414 ईस्वी तक, 399 से लगभग 15, यहाँ पर देख सकते हो 14 या 15 साल कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से देखते हैं आगे इसके बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड को मेहरौली लौह स्तंभ जो है में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है और ये इसी के द्वारा माना जाता है कि बनाया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे, इसके भी यहाँ पर 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास था। तो आप ये याद रख सकते हो, यहाँ पर बाकी को याद नहीं भी रखना है तो कम से कम कालिदास को तो याद रख ही सकते हो आप। फिर यहाँ पर देखो धनवंतरी, अमर सिंह, ब्राह्मीहिर, शंकु, बेताल, भट्ट, घटक पर्क, यहाँ पर छपनक, फिर यहाँ पर भरूची। इसके बाद यहाँ पर अगले शासक है कुमारगुप्त। ठीक, कुमारगुप्त यहाँ पर ये प्रथम है क्योंकि इसके बाद द्वितीय भी आएंगे, इसलिए यहाँ पर प्रथम लगाया गया है। तो कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं इसका शासन किस तरह का चला है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त था। 415 में ये शासक बना, गद्दी पर बैठा। और जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है ये कुमारगुप्त के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा, जो अपने टाइम का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। और इसके बाद इसको जाके बाद में किस तरह से इसके लाइब्रेरी को जलाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत, मतलब भारत के इतिहास में या फिर बिहार के इतिहास में कह सकते हो। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, है ना। ऐसे थे वहाँ पर तक्षशिला भी, लेकिन वहाँ पर को मतलब स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं था। ये एक कह सकते हो कैंपस की तरह बनाया हुआ था यूनिवर्सिटी यहाँ पर, है ना। और इसका फंडिंग यहाँ पर आया करते थे और जो भी बड़े लोग थे वहाँ पर उस समय वो लोग करते थे। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र भी बना आगे चलकर। इसके बाद यहाँ पर बनेगा स्कंदगुप्त, अगला शासक कुमारगुप्त के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हायरार्की ध्यान में रखना, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रूलर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़े, फिर समुद्रगुप्त को पढ़े, है ना। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़े, फिर कुमारगुप्त पढ़े। अब यहाँ पर स्कंदगुप्त, इसका यहाँ पर रूल है 455 से लेकर 467 ईस्वी के बीच में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर है। मध्य एशिया में बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, है ना। यहाँ पर इसके बारे में स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो अभिलेख मिला था जूनागढ़ में, वहाँ पर इसके बारे में मिलता है हमको इन्फॉर्मेशन। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया, इस नाम से जाना जाता था उस समय हुनों को। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः मतलब सुंदरीकरण करवाया, यानी कि उसको फिर से जो है ना, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक सुदर्शन झील बनवाया गया था, तो उसको फिर से रेनोवेट करवाया गया इस स्कंदगुप्त के टाइम पर। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त बना, है ना। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। हालांकि मौर्य वंश के टाइम पर ही मगध वंश का अंत कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो शुंगा वंश था वो पूरे मतलब सिर्फ बिहार वाले क्षेत्र में फिर घटते गया। लेकिन यहाँ पर जो गुप्ता वंश था वो पूरे भारत पर था।
तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं मगध, क्योंकि इसका राजधानी यहाँ पर था ना, इसीलिए इसको बोलते हैं मगध का अंतिम वंश। इतिहासकार में यहाँ पर B.A. स्मिथ ने संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, क्योंकि इस समय पर संस्कृत का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। और यहाँ पर जो अभी का करंट में जो अभी हिंदुज़म धर्म को फॉलो किया जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा डेवलप किया इसी टाइम पर। इसके पहले अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कभी जैन धर्म को, कभी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो अब हम लोग देखेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि गुप्ता वंश का अंत हुआ तो उस समय जो है ना, बिहार के क्षेत्र में पाल वंश का उदय होगा, और बाकी जो क्षेत्र था जहाँ पर गुप्ता वंश का शासन था, ऑब्वियस सी बात है पूरे भारत पे राज था इसका, गुप्ता वंश का, तो बाकी जगह पर पुष्यभूति डायनेस्टी वहाँ पर इमर्ज होगा, यानी कि पावर में आएगा। और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे वो हर्षवर्धन, जिसके बारे में आप जो प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पर उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन का रूल बिहार में नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम बिहार की हिस्ट्री में हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ते। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल, है ना, यहाँ पर इसी के नाम पर पाल, यहाँ पर लास्ट में पाल वंश का स्थापना हुआ 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की बिहार शरीफ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था इसके टाइम का, है ना, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरह से वहाँ पर कुमारगुप्त ने किया था, यहाँ पर ये कर रहे थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। सबसे प्रमुख, इसके फाउंडर तो गोपाल हो गए, लेकिन सबसे प्रमुख जो थे ना यहाँ पर धर्मपाल थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर देख सकते हो पाल वंश में यूनिवर्सिटी वगैरह का जो उदय हो रहा है काफ़ी सारा। तो यहाँ पर विक्रमशिला काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी अपने टाइम पर था, नालंदा के बाद इसी का नंबर था, और ये भी भागलपुर में है, अभी भी है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना पाल वंश के दौरान धर्मपाल ने किया था। सोमपुर महावीर, है ना, सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, महाविहार। धर्मपाल ने त्रिक्षत्रिय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों को संघर्ष दिया। यहाँ पर देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीपार्टाइट। यहाँ पर जो है ना 3 वंश थे अलग अलग क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक तरफ तो प्रतिहार हो गया, एक तरफ में राष्ट्रकूट हो गया। इसी में गुर्जर, प्रतिहार गुर्जर कह देते इसको, और राष्ट्रकूट ये जो है ना ये वेस्टर्न पार्ट में थे, इंडिया के पश्चिमी भाग में थे इसका राज। और ये जो है ना अभी का मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला रीजन ले लो, यहाँ पर इसका राष्ट्रकूट होगा। और यहाँ पर है जो है ना धर्मपाल का राज था बिहार वाले क्षेत्र में। तो तीनों के बीच में जो है ना युद्ध चलता है एक रीजन को लेके। तो यहाँ पर धर्मपाल इसमें विजय प्राप्त करता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। तो बेसिकली यहाँ पर जो लड़ाई चल रहा था ये कन्नौज के लिए ही लड़ाई चल रहा था, है ना। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र था जो तीनों के लिए कॉमन था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कन्नौज उस समय काफ़ी डेवलप था। तो यानी चीज़ हर एक राज्य चाहता था कि कन्नौज हमारे राज्य में शामिल हो, इसके लिए यहाँ पर तीनों के बीच में लड़ाई चला था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली, धरन की। और आगे देखते हैं, इसके बाद धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था उस समय, ठीक है। तो मुंगेर का भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस काफ़ी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन जाता है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। ये धर्मपाल के बाद जो उसका पुत्र देवपाल है, क्योंकि ये चेंज यहाँ पर राजधानी ही किया था, तो मुंगेर उस समय राजधानी बनाया गया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया में शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से देवपाल यहाँ पर बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दे रहे थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। और इस समय जो है ना कांसे की मूर्तियों की जो कला थी काफ़ी प्रसिद्ध भी थी, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर इस तरह से जो हम यहाँ पर प्राचीन बिहार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, प्राचीन बिहार के बारे में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पाल वंश तक, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं पाल वंश। अब इसके बाद जो है ना हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो है ना मध्यकालीन बिहार में मुस्लिम्स आते हैं, और उसके बाद क्योंकि मध्यकालीन में पूरे भारत में फिर मुस्लिम शासन शुरू हो जाएगा, तो बिहार में भी ऑब्वियस सी बात है, तो बिहार में स्पेशली किस शासक का राज था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समराइज करके आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखो, प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न वंश शासक और उसकी राजधानी, यानी कि वंश शासक और उस समय उसका राजधानी कौन सा था उसके बारे में। यहाँ पर देखो, बृहद्रथ इसका यहाँ पर राजधानी, ये शासक है। ये राजगीर इसको कहो, अभी इसका नाम राजगीर है, उस समय राजगृह कहते थे। मगध की प्रथम राजधानी थी, ठीक है, ये मगध का ही राजा था बृहद्रथ। इसके बाद यहाँ पर बिंबसार, इसका भी राजधानी राजगीर था। उदयन ने इसको शिफ्ट किया था पाटलिपुत्रा, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग जो इसके बाद आया था उदयन के बाद, शिशुनाग वंश, यहाँ पर वैशाली जो है ना राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया था। फिर कालाशोक ने फिर से इसको पाटलिपुत्रा, यानी कि अभी जो पटना है ना, इसी को पूछना पाटलिपुत्रा बोलते थे, शिफ्ट किया। नंद वंश के समय पर पाटलिपुत्रा राजधानी था। मौर्य वंश पाटलिपुत्रा। कुषाण के टाइम पर पुरुषपुर या मथुरा, जो हम पढ़े अभी, पुरुषपुर कौन है, ये पेशावर का नाम है पुरुषपुर, तो ये दोनों हैं यहाँ पर। उसके बाद गुप्त वंश के टाइम पर पाटलिपुत्रा फिर से इसका राजधानी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका देखो, ये रूल इसका तो पूरे भारत में था, लेकिन चूंकि इसका राजधानी पाटलिपुत्रा में था, इसलिए इसको कभी कभी कहते हैं कि मगध का आखिरी वंश गुप्त वंश ही है। इसके बाद यहाँ पर पाल वंश, जिसका राजधानी यहाँ पर मुंगेर। तो इस तरह से यहाँ पर सभी के बारे में हम जान लिए। और यहाँ पर कुछ साहित्य है, यानी कि बुक्स जो लिखे गए हैं, और इसके लेखक कौन है और इसकी विशेषता, यानी इसके बारे इसके अंदर में किस चीज़ का वर्णन है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ बुक्स हैं, इसके बारे में भी देख सकते हो आप। इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पर हम करेंगे मध्यकालीन को स्टार्ट, जिस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का स्थापना करेगा, और उस समय जो है ना जो खिलजी है, बख्तियार खिलजी, वो किस तरह से बिहार में आएगा और बिहार में उसी का शासन होता है, और उस समय नालंदा में जो लाइब्रेरी था उन सभी को जला देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे वहाँ पर।